नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान मुंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। हरिद्वार के ब्रह्मनिवास आश्रम में आयोजित 91वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। सदगुरु लालदास महाराज को किया नमन, उनके बताए मार्गों को किया याद। देहरादून में एथेनॉल नीति और चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। रुद्रपुर में दूसरे दिन भी जारी रहा किसानों का धरना। बारिश में भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर डटे रहे किसान। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और कर्ज माफ करने की है मांग। और लगातार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर फिर हुआ भूस्खलन। कई घंटों बाद प्रशासन ने सुचारू कराया मार्ग। भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर के साथ। शनिवार को सीएम धामी ने हरिद्वार के ब्रह्मनिवास आश्रम में सदगुरु लालदास महाराज भूरीवाले के 91वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने लालदास महाराज को नमन कर उनके कार्यों को याद किया। सीएम धामी ने कहा कि महाराज जी ने मानवता की सेवा को ही ईश्वर की सच्ची पूजा मानना और ये सिद्ध किया कि प्रभु तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग पीड़ित और जरूरतमंदों की सेवा है। यहाँ पर ये ब्रह्मनिवास ये संस्था भूरेवाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है। तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप हैं जो समाज को आगे बढ़ने का और ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। सीएम धामी के 1 सितंबर के टनकपुर दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शनिवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं से संवाद कर उन्हें सफलता के मंत्र भी दिए। साथ ही सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को भी समय पर तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो है वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। तो उसके संबंध में भी आज जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया गया है। 2027 चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों की नजर जेनजी वोटर्स पर है। युवा वोटर्स को साधने के लिए सियासी दलों ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। आखिर कैसे जेनजी वोटर्स तक पहुंच बना रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, इस रिपोर्ट में देखिए। जेनजी वोटर्स को साधने में जुटे सियासी दल। बीजेपी कांग्रेस की जेनजी पर नजर। 2027 में युवा वोट पाने के लिए तैयार रणनीति। 2027 चुनाव से पहले जेनजी ने जिस तरह से अपनी ताकत का एहसास सत्ता पर काबिज सरकार को कराया है, उससे इस वर्ग को लुभाने की सियासी दलों में होड़ मच चुकी है। आगामी चुनाव में जेनजी को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कैसे इन युवा वोटर्स तक पहुंचना है, इसकी पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है। दरअसल जेनजी को अपनी विचारधारा से जोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सहयोगी और फ्रंटल संगठनों को भी आगे कर दिया है। बीजेपी और संघ से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस के फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सभी सितंबर में अपने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के जेनजी का मन जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के युवा नेताओं पर भी अब बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का युवा मोर्चा युवाओं को जोड़ने के लिए विधानसभावार युवा संवाद कार्यक्रम कर रहा है। जानकारी के मुताबिक 50% विधानसभा क्षेत्रों में संवाद हो चुके हैं। अब सीमांत क्षेत्रों पर फोकस करते हुए सीमांत युवा संवाद यात्रा सितंबर से शुरू होगी। अगर मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रोजगार पाऊंगा। अगर मैं शिक्षक की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं रोजगार पाऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं पहाड़ में रहूंगा,
वहाँ पे अपने घर मेरे बाल बच्चे या घर वाले रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अगर मैं आज यहाँ एजुकेशन के लिए यहाँ देहरादून आ रहा हूँ तो मेरा रीपलायन होगा गांव के लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ऐसे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, तो उस हिसाब से कुटिल उद्योग ऐसे चीज़ खोले जाए जो कि हमें वहीं पे रोजगार दें और हम यहाँ शहर की ओर पलायन न करें। वहीं यूथ कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में पैदल मार्च निकालेगा और युवाओं से संवाद करेगा। देखिए, हम फोकस नहीं कर रहे हैं जेन जी को, हम तो जेन जी की समस्याओं को संबोधित कर रहे हैं। हम तो जेन जी को और जेन अल्फा के जो असली मुद्दे हैं उन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कल इतना बड़ा प्रदर्शन किया जंतर मंतर में, जो नेता बैठे थे, पैलेट की जो चोट लगी, छर्रों की जो चोट लगी, उसके खिलाफ कौन गया? जब कोई नहीं गया तो राहुल गांधी थाने में जाकर के बैठे और FIR करवाई। हम उनको फोकस वोट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनके तमाम मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं, उनके तमाम मुद्दों को हाईलाइट करना चाहते हैं, उनके तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो हम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य वोट लेना नहीं है उनका। बता दें कि उत्तराखंड में जेनजी वोटर्स की संख्या तकरीबन 20 से 23% है, जो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करता है। अब 2027 विधानसभा चुनाव में जेनजी वोट किस तरफ जाता है, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा समय में बनती स्थिति और माहौल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए काफी टफ दिख रहा है, क्योंकि जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद से जेनजी में बीजेपी को लेकर गुस्सा है और अगर ये बरकरार रहा तो सत्ताधारी पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसीलिए हालात को भांपते हुए बीजेपी ने जेनजी वोटर्स को साधना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी के खिलाफ युवाओं के लिए कांग्रेस खुद को विकल्प के तौर पर देख रही है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों ने जेनजी वोटर्स को लुभाने का काम शुरू कर दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने SIR के तहत नोटिस मिलने के बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। नोटिस में विधायक और उनके माता पिता की उम्र के बीच 15 साल से कम का अंतर होने की बात कही गई है, लेकिन विधायक का दावा है कि चुनाव आयोग की ही 2003 की मतदाता सूची में उनके पिता की उम्र 63 साल, माता की उम्र 50 और उनकी उम्र 27 साल दर्ज है। ऐसे में विधायक का कहना है कि जब पुराने रिकॉर्ड में उम्र का स्पष्ट विवरण मौजूद है तो नोटिस किस आधार पर जारी किया गया? ये तीनों दस्तावेज चुनाव आयोग के हैं। चुनाव आयोग ने मुझको नोटिस दिया, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे चुनाव आयोग से सवाल ये पूछना है कि नोटिस आपने किस बिना पर दिया, कौन से डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर आपने मुझे नोटिस सर्व किया। मेरे पास मेरे फादर के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मेरे फादर के पासपोर्ट तक आज भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी मदर के पासपोर्ट तक सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 2003 की वोटर लिस्ट भी, जिसमें आप बोलते हो कि उस समय SIR हुई थी, और 2026 की वोटर लिस्ट भी मेरे पास है। तो जब आप मुझको नोटिस सर्व कर सकते हो और इतने ऐसे इशू, ऐसे बिंदु को इंगित करके कि अब पिताजी माताजी की उम्र में 15 साल का अंतर है, तो आप देश भर के लोगों को कितना परेशान कर रहे होंगे। 23 अगस्त से चंपावत के देवीधुरा स्थित मां बाराही धाम में होने वाले बग्वाल मेले के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मेले का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा करेंगे। मेले में धार्मिक आयोजनों के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुपर नाइट और स्टार कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी इस मेले में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रसिद्ध मेला है, बहुत बड़ा मेला है, यहाँ विश्वविख्यात मेला है। दूर दूर से लोग आते हैं आस्था से और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है एकदम। जब 4 खाम के लोग खोलीखान में बग्वाल खेलने आते हैं तो आपा खो देते हैं, उनको कुछ नहीं पता चलता है मेरा भाई है बिरादर है करके, पत्थर फेंकते हैं, रिश्तेदार होते हैं आपस में, ऐसे पत्थरों की मार पड़ती है ताकि उसके बाद फिर इनका मिलन हो जाता है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में दर्जा राज्य मंत्री अनुराधा वालिया के वीआईपी की संलिप्तता से इनकार करने वाले बयान पर अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने पलटवार किया है। उर्मिला सनावर ने अनुराधा वालिया से मामले की जांच और सामने आए दावों को गंभीरता से लेने की बात कही है। बता दें कि उर्मिला सनावर पहले भी अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी को लेकर अहम सबूत होने का दावा कर चुकी हैं। उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वीआईपी कोई नहीं है। ये तो एक उर्मिला सनावर जी, हम भी उनको बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। उन्होंने किस वीआईपी की बात करी, क्या करी, हम नहीं जानते हैं। कोई वीआईपी नहीं है। उससे एसआई से
उस जांच से बड़ा तो कोई कुछ भी नहीं है। जांच में निकल आएगा जो भी है। SIT में भी सारा निकल गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को बोलने के लिए किसने आपको बोला है भाई? हैं? और फिर आप वो उर्मिला को नहीं जानते। अरे उर्मिला परमाणु बम है। वो उर्मिला भारतीय जनता पार्टी की वो मिसाइल है कि जिधर छोड़ दिया ना वो उधर खत्म ही करके आती है मामला। दूसरा, मैं वो जीता जागता मुकदमा हूं, जिसके गले पड़ जाऊं ना फिर वो मरने के बाद ही खत्म होगा। तो अनुराधा वालिया जी, आप बयान या कुछ पढ़ के या कुछ गूगल पे सर्च वर्च करके नहीं देती क्या? या बिल्कुल ही मतलब कौन से स्कूल से आपने एजुकेशन ली है, या कितने पैसे देके आप मतलब राज्य मंत्री बनी है? जय बद्री विशाल ईश्वर महादेव ऐसे ऐसे लोगों की बुद्धि को, जो भ्रष्ट है बुद्धि, उनकी बुद्धि ठीक करे। देहरादून में केंद्र सरकार की एथेनॉल नीति और चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में जल्द ही मिलावटी पेट्रोल और महंगी चीनी के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, पूरे देश में हाहाकार मचा है। जिस प्रकार से आम आदमी की जो उपभोग की वस्तु है चीनी, उस चीनी को जिस प्रकार से सरकार की गलत नीति के कारण 20 रुपया, पिछले 20 दिन भी नहीं हुए अभी, और 20 रुपया चीनी में बढ़ गया प्रति किलोग्राम। जनता को चीनी हराम हो गई है। 44 रुपये किलो, 42 रुपये किलो जो चीनी मिल रही थी, आज वो 65 पार चली गई है। और आने वाले दिनों में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये 70-75 रुपये पहुँच सकती है। ये हमारे मोदी सरकार की, इस देश की सरकार की गलत नीति के कारण एथनॉल जो पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जिसके कारण पेट्रोल जो है आज मिलावट वाला पेट्रोल लोगों के स्कूटर के, मोटरसाइकिल के, कार के इंजन को खराब कर रहा है। रुद्रपुर में किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां बरसात में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर डटे रहे। बता दें कि ट्यूबवेलों की बिजली माफ करने, घरेलू मीटरों पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग को लेकर किसान धरना दे रहे हैं। किसानों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्य मांग तो भी हमारी है कि जो ट्यूबवेलों की बिजली है उसे फ्री की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ये हमारी कोई मांग नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जब 2022 में चुनाव हुए थे तो इनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम किसानों को ट्यूबवेलों की बिजली फ्री देंगे। और यूपी और पंजाब और अन्य कई राज्यों में किसानों के लिए बिजली फ्री है, पर हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है, ये ऊर्जा जो हमारे यहाँ से बनती है वो यूपी में जाती है। यूपी को हम लोग बिजली बेच रहे हैं, पर अपने प्रदेश के किसानों को हम बिजली फ्री नहीं कर पा रहे। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के अलग अलग विकास खंडों से आए सरपंचों ने बुद्ध पार्क में वन पंचायत के सरपंचों के मानदेय को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार को जल्द वन पंचायतों के सरपंचों को मानदेय न देने पर 2027 चुनाव में विरोध की चेतावनी दी है। वहीं राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी सरपंचों का आंदोलन का समर्थन किया है। देखिए, जब से हम सरपंच बने, अभी मुझे 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, ना हमें कोई मानदेय दिया जाता है। जब वन पंचायतों में आग लगती है, ना हमारा बीमा है, ना हमें कोई ऐसी राशि दी जाती है कि हम अपने वन पंचायतों को सुरक्षित कर पाए, ना हमारे पास कोई उपकरण होते हैं। हमारे जंगल जब धक धक जलते हैं तो ये समझ लिया हमको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उन बच्चों को जिन्हें हम वृक्ष न मानकर अपने बच्चे मानते हैं, उनको जब जलते हैं तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। कहीं से कोई हमको सहयोग नहीं है और सरकार की अनदेखी हमारे प्रति समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों हो रही है। यूपीसीएल अपने कर्मचारियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर नई पहल शुरू करने जा रहा है। अब कर्मचारियों के लिए स्पेशल HR प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों को HR से जुड़े कामों के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि HR से जुड़ी सुविधाएं सीधे कर्मचारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बिजली लाइनों में होने वाले हादसों को देखते हुए यूपीसीएल कर्मचारियों के साथ साथ गैर सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए भी इंश्योरेंस कवर देने की योजना पर काम कर रहा है। देखिए, जो उनकी इंश्योरेंस की बात है, हम इंश्योरेंस एजेंसी से बात करेंगे कि वहाँ पर या किस ढंग से उसका मैकेनिज्म निकाला जाए, टोटल नंबर पे क्या उसकी आएगी, प्रीमियम आएगी, या हम एक नंबर ले लें कि हमारी जो जितनी दुर्घटना एक साल में कितनी हुई उनका एक नंबर लेके उसका क्या प्रीमियम आएगा। दोनों का हम विचार कर रहे हैं और जो LIC वाली जो एजेंसियाँ होती हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। तो हमने व्यवस्था कर रखी भी, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो उनके माध्यम से वहाँ पर उनको मोबाइल की व्यवस्था दी जाएगी, जिसमें ऐप ज़्यादा नहीं होगा, खाली जिसे वीडियो कॉल हो पाएगी। आदमी हमारे जब लाइन पे जाएगा, भैया मैं ये हूँ,
और मैं लाइन पे चढ़ रहा हूँ और उसका शटडाउन वो तभी वापस लेगा जब वो उससे उतर जाएगा, उसे कॉल करेगा भाई मैं उतर गया हूँ, ठीक ठाक उतर गया हूँ वापस। तो मैं सोचूं इससे जो एक्सीडेंट हो जाती मिस्टेक हो रही है उसे काफी कमी न्यूनतम हो जाएगी। देहरादून की दून लाइब्रेरी में पर्यावरणविद अनूप नौटियाल की किताब मेकिंग मोल हिल्स ऑफ माउंटेन का विमोचन किया गया। इस दौरान पर्यावरण, पहाड़ों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि इस किताब में पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरण के मुद्दे और चुनौतियों को सामने रखने की कोशिश की गई है। पिछले 3 सालों से 2023-24 और ये जो किताब है 2025, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में किस तरीके के साथ में आपदाएं जो हैं, जो क्लाइमेट डिज़ास्टर जिन्हें हम कहते हैं, जो वो बड़े हैं। तो उस क्लाइमेट डिज़ास्टर्स का हम सालाना तौर पर एक दस्तावेज़ीकरण करते हैं। ये जो इस बार की हमारी जो तीसरी किताब है, ये 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर, सर्वप्रथम क्लाइमेट, दूसरा कम्युनिटीज़ यानी समाज, और इस वर्ष विशेष हमने उसमें एक संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन वाला भी जो एक पहलू है उसको हमने उसमें जोड़ा है। इसमें अलग अलग जो राज्य में प्रमुख आपदाएं जो आती हैं, जो क्लाइमेट सेंट्रिक होती हैं या प्रमुख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जहां एक तरफ उनका दस्तावेजीकरण है, वहीं पर इन्हीं विषयों से संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लेख हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। शनिवार सुबह मार्ग का एक हिस्सा दोबारा क्षतिग्रस्त होने के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। फिलहाल मार्ग पर प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही शुरू करा दी है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी और राजपुर पुलिस को निर्देशित किया गया है कि मार्गों पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। बिल्कुल, इस मामले में अधिशासी अभियंता जो प्रांतिक खंड उनकी रिपोर्ट के आधार पर सड़क को फिलहाल जो उस एरिया को उसको वन वे और उसको बड़े व्हीकल जो हैं जो हमारे खास करके बड़े मालवाहक वाहन है उनके लिए इस रोड को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि हमारे सीओ साहब और जो दोनों हमारे थाना अध्यक्ष हैं मसूरी और राजपुर रोड, दोनों को कम्युनिकेट कर दिया गया है। इस पे बड़े वाहन अभी फिलहाल नहीं चलेंगे जब तक कि रोड की मरम्मत न की जाए। उत्तराखंड अब पानी और सूरज के बाद धरती के भीतर छिपी गर्मी से भी बिजली बनाने जा रहा है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने जियो थर्मल एनर्जी नीति के जरिए बिजली उत्पादन की शुरुआत की है। चमोली के तपोवन और उत्तरकाशी के गंगनानी में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। धरती के भीतर छिपी गर्मी से बनेगी बिजली। जियो थर्मल एनर्जी नीति से बिजली उत्पादन तेजी से चल रहा काम। उत्तराखंड में स्वच्छ ऊर्जा के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। राज्य अब नदियों के बाद जमीन के नीचे मौजूद ऊर्जा स्रोतों का भी इस्तेमाल करेगा। चमोली के तपोवन क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोतों से बिजली बनाने की संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसके लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई है और ड्रिलिंग से पहले क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी के गंगनानी में प्रदेश की पहली प्रस्तावित जियो थर्मल विद्युत परियोजना शुरुआती चरण पार कर चुकी है। आइसलैंड की कंपनी वर्किस ने UJVNL को इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप दी है। दोनों प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि भारत सरकार का गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय अभी तक जियो थर्मल ऊर्जा नीति नहीं ला पाया है, लेकिन उत्तराखंड इस दिशा में सबसे आगे है। जियो थर्मल एनर्जी का हमारा पॉलिसी बना है और पूरे कंट्री में पहला राज्य है हम जियो थर्मल एनर्जी के पॉलिसी बनाने वाले हैं। और अभी इवन भारत सरकार के गैर ऊर्जा या गैर पारंपरिक मंत्रालय जो है, गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय है, उनकी भी पॉलिसी अभी नहीं बनी है। और उसके बाद हमने जो सबसे पहला प्री फीसिबिलिटी स्टडी किया था ये तपोवन एरिया में किया था, जो कि आपको नीति वैली में चमोली जिले में पड़ता है। और उसके जो पहला प्रोजेक्ट का जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का काम होना है उसको UJVNL को हमने अलॉट किया है, जो चूँकि ये एक नया स्रोत है तो स्टेट का जो अपना एजेंसी है उनको लीड रोल प्ले करना चाहिए और उनको अलॉटमेंट किया है। अभी हमने हमारी पॉलिसी में एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के लिए 3 करोड़ का रुपया भी रखा है, वो भी मनी भी हम लोग उनको रिलीज कर देंगे। और आइसलैंड के जो वर्किस करके कंसल्टिंग कंपनी है वो मदद करेगा, टेक्निकल मदद UJVNL को, बाकी एग्जीक्यूशन UJVNL करेगा। प्रदेश भर में जियो थर्मल ऊर्जा के लिए 90 से अधिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। आने वाले समय में इन पर भी काम किया जाएगा। शुरुआती तौर पर तपोवन में 3 मेगावाट और गंगनानी में 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की संभावना है। अभी जो प्री फीसिबिलिटी है उसमें एक 3 मेगावाट का पोटेंशियल उन्होंने आइडेंटिफाई किया है।
ये 3 मेगावाट का पोटेंशियल आपको बिल्कुल सरफेस में जो टेम्परेचर मिलता है ना उसके बेसिस पर है। अब अगर जो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग की मैंने बात किया था, इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग है। उसमें किस डेप्थ पर क्या टेम्परेचर हमें मिलता है उसके बेसिस पर ही पता चलेगा कि कितने मेगावाट और इसमें संभावना है। मैं केवल तपोवन साइट की बात कर रहा हूँ, ऐसे 90 साइट हैं पूरे उत्तराखंड में और ये शुरुआती स्टेज है हमारी, लेकिन ये भविष्य में स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स बन सकता है। तो आज हम लोग एक बेबी स्टेप उसमें ले रहे हैं। जियोथर्मल ऊर्जा को लेकर उत्तराखंड की कवायद नई नहीं है। UJVNL आइसलैंड की कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को उम्मीद है कि आने वाले समय में जियोथर्मल एनर्जी ऊर्जा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। हरिद्वार के ब्रह्मनिवास आश्रम में आयोजित 91वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। सदगुरु लालदास महाराज को किया नमन, उनके बताए मार्गों को किया याद। देहरादून में एथेनॉल नीति और चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, प्रदेशव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। रुद्रपुर में दूसरे दिन भी जारी रहा किसानों का धरना, बारिश में भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर डटे रहे किसान। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और कर्ज माफ करने की है मांग। और लगातार बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग पर फिर हुआ भूस्खलन, कई घंटों बाद प्रशासन ने सुचारू कराया मार्ग, भारी वाहनों की आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध।